हेलो बच्चों। असंभव को संभव करने आ गए हैं हम, हर मुश्किल को आसान करने आ गए हैं हम। फिजिक्स वाला फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मज़ा आ रहा होगा आपको हमारे स्प्रिंट बैच में, जहां क्लास 9th की मुश्किल डगर को आसान करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारा काम है क्लास 9th के पूरे सिलेबस को क्विकली हमें कंप्लीट भी करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी करने हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमें प्रिपेयर होना है। सो बच्चों, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट हम कर चुके हैं। सो अब बारी होगी अगले चैप्टर की ओर बढ़ने की। फर्स्ट चैप्टर बहुत बच्चे जैसे कि जानते हैं कि सिलेबस में ना होते हुए भी ज़रूरी बहुत है बच्चों। इस चैप्टर की आगे आने वाले वक्त में साइंस के माध्यम में बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपका फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट करा ही दिया है, उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भी एडवांस लेवल की भी कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई गई है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की ओर अब बढ़ेंगे हम। हमारा क्लास 9th का सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर का नाम बताइए ज़रा। हमारे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? बिल्कुल, ये फर्स्ट चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया गया था बच्चों, ताकि इससे जुड़ी हुई चीज़ें जब अगले चैप्टर में आप सीखोगे तो आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर अराउंड अस प्योर, इस सवाल का जवाब अगर आपको ढूंढना है और आपको मैटर के बारे में ही ना पता हो तो बात बनेगी क्या? नहीं ना। इसीलिए जब हम फर्स्ट चैप्टर की सारी डिटेल्स को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो अब इस सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चों। तो सवाल क्या है? सवाल ये है, इज मैटर अराउंड अस प्योर? हमारे आसपास जो मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमारी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, क्या वो प्योर है? क्या वो शुद्ध है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं? तो बताइए बच्चों, क्या सब कुछ शुद्ध है जो हमारे आसपास है? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही हमारे सेकंड चैप्टर का मकसद है। तो चलिए इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश की जाए। पहले ये समझते हैं कि ये मैटर जो हमारे आसपास इतनी अलग अलग चीज़ों में पाया जाता है, ये एग्जैक्टली कितने अलग अलग फॉर्म्स में पाया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर को शुरू करने के लिए पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो यह है, वी हैव टू क्लासिफाई मैटर। हमें मैटर के अलग अलग तरीके की चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि हाउ डज मैटर एग्जिस्ट, व्हाट इज़ द मैटर क्लासिफिकेशन। अलग अलग तरीके से बच्चों ये मैटर एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज़ मैटर, यू रिमेंबर? याद है कि नहीं आपको? बिल्कुल याद होगा। वो लाइन क्या थी बच्चों जो हमेशा याद रखनी थी मैटर के बारे में? राइट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। तो जब लोगों ने आसपास कोशिश की और ये ढूंढने की कोशिश की कि ये मैटर किस चीज़ से बना है, हाँ जी, तो जब ये क्लासिफिकेशन की बारी आई तो एक एक करके ये देखा गया कि मैटर कैसे अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। सो चलिए इस क्लासिफिकेशन को अब हम समझते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात आपको ये याद रखनी है, द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या तो बिल्कुल शुद्ध या फिर अशुद्ध, कोई मिलावट हो उसमें। तो ये प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बेसिक क्लासिफिकेशन की गई। तो जो प्योर सब्सटेंस में है, क्या अलग अलग टाइप्स है, फिर इम्प्योर सब्सटेंस में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो बच्चों इस क्लासिफिकेशन में एक एक टर्म जो यूज़ किया गया है, सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस, हाउ इज इट क्लासिफाइड। ओके, प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, एंड इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर, मिलावट हो गई है ना यहाँ पर। तो प्योर सब्सटेंस के साथ जो दूसरा टाइप ऑफ मैटर की क्लासिफिकेशन में जिसमें हम बात करेंगे वो है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे मिक्सचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मिक्सचर। सो मिक्सचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो बच्चों आज का हमारा टारगेट यही है कि हम इन सभी टर्म्स के बारे में जानेंगे।
इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो अपने को जानने हैं। एक बार वो टर्म्स हमने जाने तो उसके बारे में और जानकारी लेनी होगी, मतलब समझना होगा, एग्जाम्पल्स देखने होंगे, तभी तो क्लियर होगा कहानी, हाँ या ना। सो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानने की शुरुआत करते हुए। सबसे पहला सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है और वो है प्योर सब्सटेंस के बारे में। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? नाम में ही लिखा है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। तो देखिए, अगर हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे एक्टिविटीज़ में अगर आसपास की चीज़ें देखें तो हम बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं, प्योर वाटर, प्योर मिल्क, प्योर घी, करते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो एग्जैक्टली जिसे हम प्योर घी कह रहे हैं, प्योर मिल्क कह रहे हैं, क्या वो सच में प्योर है? सोचिए ज़रा, इज मैटर अराउंड अस प्योर? सोचिए, इस सवाल के जवाब पे आपको गौर करना होगा बच्चों। हम जब कॉमनली जिस बारे में हम बात करते हैं रेगुलरली, हम ये कहते हैं ये प्योर मिल्क चाहिए हमको। यहाँ पर प्योर का मतलब है बिना कोई मिलावट, बिना कोई एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन से मेरा मतलब है मतलब फ्री फ्रॉम अनवांटेड इम्प्योरिटीज। यही चाहते हैं ना हम कि अनवांटेड इम्प्योरिटीज उसमें ना रहें। बट एक्चुअल में अगर साइंटिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये दूध, घी, दे आर मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। एक्चुअल में प्योर दूध जो हम कहते हैं ना, वो भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है बच्चों। घी में भी अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट घी, दूध का पैकेट, ये सब जो प्योर हम समझते हैं वो एक्चुअल में प्योर नहीं होते। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो दे आर द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। अब ये बात समझ आई आपको? तो अगर कि ये दूध, पानी जनरली जिन्हें हम प्योर कहते हैं वो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो फिर एग्जैक्टली साइंस के हिसाब से डिटेल में अगर चीज़ें जाने तो प्योर क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा? तैयार है आप इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए? चलिए पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात की जाए। प्योर सब्सटेंस के बारे में सबसे खास बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। अ होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। सिर्फ एक ही तरह की चीजें, एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे उसमें। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी उनमें, ओके एक ही तरीके के पार्टिकल्स होंगे उसमें, उसे ही हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। देखिए एग्जाम्पल जरा, आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर, एक ही तरह के जब हमें पार्टिकल्स उसमें मिलेंगे तो उस सब्सटेंस को कहा जाएगा प्योर सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देयर इज नो मिक्सिंग, कोई एडल्ट्रेशन नहीं, कोई मिलावट बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, उसे ही हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। समझ गए हो ये बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है, नाम ही है शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, उसी को कहेंगे हम प्योर सब्सटेंस। तो अब अगर आपको कोई पूछे या कोई चीज़ आप देखो और आपसे पूछा जाए कि ये सब्सटेंस प्योर है क्या, तो आपको पहली चीज़ ये देखनी होगी कि एम आई प्योर का सवाल क्या होगा। एम आई प्योर से मेरा मतलब है कोई भी सब्सटेंस जब आप देखो उसके बारे में सोचिए कि क्या सच में वो प्योर है, उसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं। तो चलिए इस बात को और अच्छे से डिटेल में समझा जाए। हम एक प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। कैसे पता चले कि ये सब्सटेंस प्योर है, अभी बता दिया जाएगा आपको। देखिए जरा एक एक करके पॉइंट देखते हैं, समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस वर्ड सुन रखा होगा आप सभी ने, हाँ जी, होमोजीनियस। It is a word which is already been used in younger classes for all of you, है ना। homogeneous मतलब एक तरीके का, है ना। देखिए homogeneous in nature, पहली बात याद रखोगे आप, ग्रेट। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, a pure substance has a definite set of properties। फिक्स्ड होती है उसकी प्रॉपर्टीज, बार बार बदलती नहीं है, एक जो प्रॉपर्टी होगी वही रहेगी उसकी, डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगे उनकी। क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़िए। These properties are different from the properties of other substances। सिंपल सी बात है बच्चों, एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, अदर सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होंगी। प्रॉपर्टीज डेफिनेट होंगी, फिक्स्ड होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, सब लोग अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। सिमिलरली
यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होंगे, एक प्योर सब्सटेंस दूसरे प्योर सब्सटेंस से अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। क्लियर है ये बात? आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट देख लेते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एनी फिजिकल मीन्स। समझे इस पॉइंट का मतलब? आप यहाँ पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप फिजिकली उसको चेंज करने की कोशिश करो तो वो इम्पॉसिबल है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसे हम चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल्स देखोगे तो बात अच्छे से समझ आ जाएगी। आयरन को हम हमारे हिसाब से कुछ और बदल सकते हैं क्या? बताइए ज़रा। आयरन को अगर हम तोड़ें तो आयरन के ही एटम्स निकलेंगे ना, कुछ और तो नहीं निकलेगा उसमें से। उसकी प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होंगी, आयरन की जगह कोई और चीज़ नहीं यूज़ की जा सकती। आयरन की अलग खासियत है, वही तो बात यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है। इट हैज़ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्सटेंस। हर सब्सटेंस की एक खास बात होती है, राइट? तलवार की जगह सुई, सुई की तलवार, ऐसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तलवार की अलग अहमियत है, सुई की अलग अहमियत है, दोनों अपना अपना काम करती हैं। यू कांट एक्सचेंज देम। सिमिलरली, वाई यू कांट एक्सचेंज देम? बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नाउ इज इट क्लियर? समझ गए हो बच्चों ये बात आप? बहुत बढ़िया। चलिए, अब प्योर सब्सटेंस के बारे में हम ये जान चुके हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिक्स्ड हैं, हाँ है ना? बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है और वो किसी दूसरे की तरह नहीं होगा, अपनी अलग खास बात होगी, उसकी यूनिकनेस होगी हर प्योर सब्सटेंस की। चलिए फिर, अगर प्योर सब्सटेंस कैसा होता है ये जान लिया है, समझ चुके हैं कि हाँ प्योर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इस प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन की। प्योर सब्सटेंस कैसा पाया जाएगा, कैसे मिलेगा हमें इस धरती पर? अभी इस सवाल का जवाब देखिए। अ प्योर सब्सटेंस, अगर हम उसको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन, प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के फॉर्म में इन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बोलोगे ये एलिमेंट क्या है, ये कंपाउंड क्या है? बताइए, क्या इन वर्ड्स के बारे में आप पहले सुन चुके हो? क्या इन्हें जानते हो? चलिए, अब हम इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, कंपाउंड क्या है? बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में समझाऊं, एक ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहूँगी। केमिस्ट्री को अगर जानना है, समझना है और केमिस्ट्री के सवालों के जवाब आपको देने हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर केमिस्ट्री में स्ट्रांग होना है, तो ये जो टर्म्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है बच्चों। एक भी टर्म का मतलब अगर आपको नहीं आता तो वक्त आने पर आप सवाल का सही जवाब कभी भी नहीं दे पाओगे। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले ही बता रही हूँ कि एक एक टर्म को समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब जानिए, इसके एग्जाम्पल्स देखिए, ताकि हम वक्त आने पर कोई गलती ना कर बैठें। चलिए फिर, एलिमेंट की बात हो रही है और कंपाउंड की बात हो रही है, तो शुरुआत हम करेंगे एलिमेंट्स के साथ। किसके साथ हम करेंगे? एलिमेंट्स के साथ। तो एलिमेंट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सोचिए ज़रा। एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, ए प्योर सब्सटेंस विच कैनॉट बी सब डिवाइडेड। अगर हम उस सब्सटेंस को लें और ब्रेक करने की कोशिश करें, तो जब भी हम ब्रेक करें या उसे डिवाइड करें, तो जो पार्टिकल्स निकलेंगे ना, वो उसके जैसे ही निकलेंगे, अलग नहीं निकलेंगे। ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। इस पॉइंट को देखिए ज़रा। A pure substance which cannot be subdivided into two or more simpler substances by any chemical means is called as an element. हम उसको कुछ भी कर ले, फिजिकली या फिर केमिकली भी, हम उसमें से कोई नई चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं ला सकते। You will find only one kind of substance in it. एक ही तरीके की चीज़ मिलेगी बच्चों, उसी को हम कहेंगे एलिमेंट। इसको और अच्छे से समझते हैं। एलिमेंट का डेफिनेशन देखिएगा ज़रा। एलिमेंट का डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि कैसे इट इज़ जस्ट अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज जस्ट अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कितना भी ब्रेक कर लिया जाए, इट विल नॉट बी एबल टू बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उसको तोड़ के कुछ और सिंपल नहीं बनाया जा सकता। इज इट क्लियर?
एग्जाम्पल्स देखेंगे सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए फिर एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ जाते हैं और क्लियरली ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है एलिमेंट में। देखिए बच्चों, एलिमेंट के एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले तो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक, लेड, मर्क्यूरी, ये सारे ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो हमारे आसपास हमारी दुनिया में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एक भी एलिमेंट को लें, उसके अंदर अगर आप देखें तो सारे ही सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। देखिए, ए सब्सटेंस मेड ऑफ द एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट। ये एक बहुत खास बात है इसके बारे में। एक एलिमेंट वो कहलाएगा जिस एलिमेंट में जो एटम्स होंगे ना, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। एक एलिमेंट है बच्चों, ओके। इस एलिमेंट के हर एटम में कितने भी एटम्स जुड़े हुए हों, उसमें सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम ही होगा। इज इट क्लियर? इट्स सिंपल। जैसे कि क्लास 9th के सारे बच्चे एक ही कमरे में बैठेंगे, उसी तरीके से एक एलिमेंट के सारे एटम्स, कोई और क्लास का बच्चा दूसरी क्लास में नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स होंगे बच्चों। ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। आप हाइड्रोजन ले लो, जिंक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, टिन ले लो, लेड ले लो, any example you can take of an element. It will have only one kind of atoms. Is it clear students? And I hope there is no confusion in it. Example देखो, आप आयरन ले लो, बेरिलियम ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, कोई भी एलिमेंट का आप एग्जाम्पल ले लो। एलिमेंट का मतलब ही ये है कि इट कैनॉट बी सब डिवाइडेड इंटू समथिंग न्यू, इट कैनॉट बी ब्रोकन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वही सबसे सिंपल है, एक ही तरीके की चीज बनी हुई है। इज इट क्लियर नाउ? एलिमेंट का मतलब सब जान चुके हो, एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं हमने, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन्हीं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, कोई भी चीज़ मैटर में के फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि नहीं, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसी प्रकार से ये एलिमेंट्स भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। सॉलिड बताइए, आयरन, जिंक, लेड, हाँ है ना, अलग अलग एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। बच्चों, मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड्स। बहुत सारे सॉलिड्स हमारे पास, बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लिक्विड्स की बात करें तो ब्रोमीन, मर्क्यूरी जो हमारे थर्मोमीटर्स में यूज होता है बच्चों, ये होगा हमारे लिक्विड्स के एलिमेंट्स के नाम हैं ये। गैसेस की बात करें तो बहुत सारे, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बच्चों। सो ऑल दीज एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो। इज इट क्लियर? सो जो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं वो या तो सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे, या लिक्विड की कैटेगरी में, या फिर गैस की कैटेगरी में। मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर क्योंकि हमने पढ़ लिया है तो अब हम इजीली ये चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। अब बारी आती है इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज। चलिए इनको क्लासिफाई करते हैं। एग्जैक्टली द मेन क्लासिफिकेशन विच यू नीड टू रिमेंबर इज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये बात आपको ऑलरेडी पहले पता होगी बच्चों। क्लास 8th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उस वक्त आपको ये ज़रूर बताया गया होगा कि एक एलिमेंट क्या होता है एंड हाउ द एलिमेंट्स आर बीइंग क्लासिफाइड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ये जानते होंगे, पर अगर किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन है तो वो भी अब दूर होने वाला है बच्चों। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3। व्हाट आर दे? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में यही तो सब अरेंज्ड हैं। 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से अरेंज किए हुए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और बीच में ये मेटलॉइड्स, राइट। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। बच्चों, जैसे ही कोई नया टर्म नज़र आए उसके बारे में जानना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, उनके एग्जाम्पल्स को देखना है। हम यही करने वाले हैं। जैसे ही टर्म को देखो उसका मतलब जानो, वो कहाँ यूज़ होता है ये देखो, उसके एग्जाम्पल्स को समझो, और फिर अगर हम ये देख लेते हैं, उसकी डिटेल जानकारी हमें मिल जाती है तो हम उसको रिवाइज करेंगे और उसको भूलेंगे नहीं। चलिए फिर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स आप तो जानते ही होंगे।
शुरू कर दे है, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो और या वो भूल गया हो तो चिंता मत कीजिएगा, डरने की क्या बात जब पूजा मैम है साथ। चलिए फिर मेटल्स के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। मेटल सुनते ही आपके दिमाग में कोई मेटल आता है, याद कीजिए, कोशिश कीजिए सोचने की। आयरन, लोहा, है ना, हमारे सबके घरों में लोहे की कील होती हैं, पाइप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। मेटल्स में एक खास बात होती है बच्चों, उनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। मेटल्स की मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैल्येबल। इस टर्म को ध्यान से देखिएगा, आपको याद है कि नहीं इसका मतलब? मैल्येबल क्या होगा? मैल्येबल का मतलब ये होता है कि दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। The ability of converting the metal into thin sheets is called as malleability. So जो most of the metals हैं they are malleable. Is it clear? Aluminium example ले लो आप, aluminium sheets देखते हैं ना हम बहुत बार। Malleable का मतलब समझ गए हैं? The ability to be drawn into thin sheets. पतले पतले sheets में convert करने की ताकत होती है, ये ability होती है किन में? Metals में। याद रहेगी ये बात। एल्यूमिनियम शीट एक एग्जाम्पल है जिससे आप फिर भूलोगे नहीं। ओके, ये पॉइंट क्लियर है मेटल्स के बारे में, दे आर मैल्येबल। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। यहाँ पर ये मेटल्स वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसी एबिलिटी को कहते हैं डक्टिलिटी। सो मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कॉपर वायर, बिजली के तारों में कॉपर वायर यूज करते हो कि नहीं? इस एग्जाम्पल से आई होप आप भूलोगे नहीं। कॉपर वायर एग्जाम्पल है डक्टिलिटी का, डक्टाइल सब्सटेंस है एक। मैल्येबल का मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम शीट्स घरों में पार्टीशंस वगैरह लगाने में कितनी काम आती है? एल्यूमिनियम फॉयल भी तो होती है जो हम खाने में यूज करते हैं, हाँ है ना। सो चलिए, मैल्येबल क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल का मतलब द एबिलिटी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मेटल्स के बारे में जानते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, सोनोरस। सोनोरस वर्ड सुन के कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इस टर्म का मतलब याद नहीं आ रहा? अभी बता देते हैं। सबके स्कूलों में घंटी बजती है। अब तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडमिक, बट आई नो यू हैव एक्सपीरियंस दिस फीलिंग। कितनी खुशी होती है ना जब स्कूल की घंटी बजती है। वो जो घंटी बजने की जो साउंड होती है ना, दैट रिंगिंग बेल साउंड, वही कैपेसिटी, उसी एबिलिटी को कहते हैं सोनोरस। जिन एलिमेंट्स में, जिन मेटल्स में जब हम उसे बजाएं तो रिंगिंग बेल साउंड आए, उन्हें हम कहेंगे सोनोरस। सो द एलिमेंट्स विच will give you ringing bell sound will be called as sonorous. Most of the metals are sonorous. याद रहेगा, सोनोरस का मतलब बच्चों याद रखना हो तो सिर्फ रिंगिंग बेल साउंड याद रखिएगा, ठीक है? आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। रिंगिंग बेल साउंड, क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं मेटल्स के बारे में। लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमक, शाइन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? लस्ट्रस का मतलब चमक है बच्चों, ग्लो करना, शाइन करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोल्ड, कितनी चमक होती है उसमें, हाँ है ना, इसीलिए तो लोग बहुत खुशी से पहनते भी हैं इसे। इट हैज इट्स ओन शाइन, ओन ग्लो। सो गोल्ड कैन बी गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लस्ट्रस एलिमेंट। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रस। आखिरी पॉइंट के बारे में बात की जाए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो बच्चों, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इज इट क्लियर? एंड आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन इन इट एट ऑल। अब हमने मेटल्स के कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया है, क्लियर? तो चलिए मेटल्स को समझाए। एग्जाम्पल्स बहुत अलग अलग मेटल्स के, पाइप्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, सॉलिड्स फॉर्म में वो मिलते हैं, पिरामिड शेप्स में वो बने जाते हैं। अलग अलग शेप्स में आप उनको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। सो आई होप मेटल्स वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। सो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, जिनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। तो अब बारी है नॉन मेटल्स की। सो नॉन मेटल सुनते ही क्या आता है दिमाग में? नाम में ही है बच्चों, मेटल्स का ऑपोजिट होगा ना नॉन मेटल्स, सिंपल। सिमिलरली इनकी प्रॉपर्टीज भी मेटल्स के ऑपोजिट ही होंगी। हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स वर मैल्येबल, बट हियर नॉन मेटल्स आर नाइदर मैल्येबल नॉर डक्टाइल। ना ही उन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही वायर्स में।
तो इसीलिए हम कहेंगे नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, राइट। अगला पॉइंट देखिए, दे आर नॉट इवन सोनरस। ये सोनरस भी नहीं है बच्चों। सोनरस क्यों नहीं है? मेटल्स हमारे रिंगिंग बेल साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। नॉन मेटल अगर हम देखें तो आप सोचिए, सल्फर कोई रिंगिंग बेल साउंड प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं, एक पाउडरी सब्सटेंस है वो तो, राइट। अगला पॉइंट देखिए, उनमें चमक भी नहीं होती है जैसे कि मेटल्स में होती है। गोल्ड में, सिल्वर में, प्लैटिनम में जैसे चमक है, वैसे नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं है। सो दे कैन बी कॉल्ड एज दे आर नॉट लस्ट्रस। चमक बिल्कुल भी नहीं है। लस्टर मतलब चमक, ग्लो, शाइन। ओके स्टूडेंट्स, आखिरी पॉइंट, वहां पे दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स, यानी कि पोर कंडक्टर्स हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो बच्चों, मेटल्स के बारे में जाना, नॉन मेटल्स के बारे में जाना। कार्बन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नॉन मेटल का। चलिए फिर जल्दी से बारी आती है अब मेटलॉइड्स की। नाम अगर आप गौर से देखो, मेटलॉइड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हो, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हो, दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है वो। इसीलिए द एलिमेंट्स हैविंग द प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कहा जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी भी हो, नॉन मेटल जैसे भी हो। मेटलॉइड्स में बच्चों कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है। इनके बारे में आप आगे आने वाले सालों में जब केमिस्ट्री का लेवल हायर लेवल में आप इनके बारे में सीखोगे। ओके स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट मेटलॉइड्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम मेटलॉइड्स को हीट करने लगे तो वो गुड कंडक्टर्स बन जाएंगे। ओके तो ये ना मेटलॉइड्स मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, नॉन मेटल्स की तरफ भी। इज इट क्लियर? याद रहेगी ये बात। अगर हम उन्हें हीट करेंगे तो मेटल्स की तरह गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे। ओके सो इस प्रकार से अगर हम उसे हीट नहीं करेंगे, कूल हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हो सकता है वो एनर्जी ना मिले उन्हें, तो वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करने लगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे आप आगे आने वाले सालों में। अभी के लिए आपको जो याद रखना है, जो पता होना चाहिए, वो ये है कि मेटलॉइड्स हैव द प्रॉपर्टीज विच आर इंटरमीडिएट ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसीलिए अगर पीरियोडिक टेबल में गौर से देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स बताइए जरा, डू यू नो एनी एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स? यस, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे ही हमारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज, क्योंकि दोनों की इनके पास है, तो ये कहलाएंगे मेटलॉइड्स। क्या कहलाएंगे? मेटलॉइड्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेटलॉइड्स भी समझ गए हैं बच्चों हम। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन अब हमने कंप्लीट कर दी है। दोबारा याद दिला देती हूँ, हमने शुरुआत की मैटर से। मैटर को हमने क्लासिफाई किया इनटू प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब हम प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने एलिमेंट के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपाउंड की। एलिमेंट को जान लिया है अगर, तो अब बारी है कंपाउंड को जानने की। बताइए जरा, क्या होता है कंपाउंड? सोचा है कभी? कंपाउंड सुनो, ये वर्ड सुनते क्या आता है आपके दिमाग में? ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते होंगे, तो चलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ। ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements. It is made up of 2 or more elements chemically combined in fixed proportion by mass. बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। 2 or more elements कंबाइन हो रहे हैं और ना वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो रहे हैं। ऐसे अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बढ़ा चढ़ा सकते हम इन्हें, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे बच्चों। ये एग्जाम्पल देखिए, समझ जाएंगे आप। क्विक लाइम CaO, क्विक लाइम जिसे कहते हैं। अमोनिया NH3 भी बच्चों एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन CaCO3। जो भी कंपाउंड ऐसा हो कि मतलब उसमें जो एलिमेंट्स है ना वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, तभी उसे कंपाउंड कहा जाएगा। द एलिमेंट्स आर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये बात याद रखनी है आपको। दे आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। दे आर मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। ये दो बात याद रखनी है आपको कि जो एलिमेंट्स होंगे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 or more एलिमेंट्स, और वो जिस हिसाब से अरेंज होंगे ना केमिकली ऐसे होंगे कि उनका जो मास है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होगा। इज इट क्लियर? कंपाउंड्स को समझे हम, एग्जाम्पल्स भी देखे हमने। अब बच्चों एक सवाल का जवाब। हमारे आसपास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं,
Now we are going to discuss why water is regarded and considered as a compound. पानी को हम कंपाउंड कहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? पानी का केमिकल फॉर्मूला बताइए जरा. H2O. क्या है? H2O. सो H2O एक कंपाउंड क्यों है, इस सवाल का जवाब अब मैं आपको देने वाली हूँ. सो देखिए बच्चों, द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर वाटर इज सेम थ्रू आउट. हर तरफ, हर जगह जहाँ भी पानी होगा H2O के फॉर्म में ही पाया जाएगा. उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड है. ये बात समझ गए हैं हम? H2O की कॉम्पोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड है. It always contains 1 part of hydrogen and 8 parts of oxygen by weight. वेट को कंसिडर कर रहे हैं हम. एटम्स को कंसिडर करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होगा, है ना. पर अगर हम वेट के हिसाब से कंसिडर करें तो रेशियो बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अगर हमें ध्यान से देखना है, देखिए 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन है एंड 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन. इज इट क्लियर? 1:8 रेशियो हम कह सकते हैं. ओके बच्चों, आपको ये समझना है कि पानी हर तरफ, हर जगह जहाँ भी पानी पाया जाएगा उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स है. 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम. क्लियर है ये बात? इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया. अब अगला पॉइंट देखिए. दिस इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. आप बताइए, आपके एक ग्लास में पानी है, तो पानी में क्या आप अलग अलग कर पाओगे हाइड्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है? हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं हो सकता. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं किया जा सकता फिजिकली. हाथ से पकड़ के यहाँ छलनी से नहीं छान सकते ना हम हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग. बट हाँ, केमिकल मीन्स से इसको अलग कर सकते हैं हम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. दैट कैन बी डन. बट ऑन फिजिकल मीन्स इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. यही बात यहाँ समझाने की आपको कोशिश की जा रही है बच्चों. इस पॉइंट को पढ़िएगा. The constituents of water cannot be separated by physical means. However, by electrochemical means, water can be separated and decomposed into hydrogen and oxygen. अगर आप बोलो मुझे ना हाइड्रोजन अलग चाहिए, ऑक्सीजन अलग चाहिए, फिजिकली तो इम्पॉसिबल है. केमिकली हाँ ऐसा हो सकता है. अगर हम केमिकल मेथड यूज़ करें, हमें बिजली पास करनी पड़ेगी पानी में से, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, तब डिकम्पोजिशन हो जाएगा. ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा. Okay students, चलिए let's move forward and understand one more thing about it. Chemical reactions takes place with the liberation of heat and light energy when 1 part of hydrogen combines with 8 parts of oxygen by weight. यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कह रहे हैं ना एक हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये जो बात समझाने की कोशिश की जा रही है, ये केमिकल रिएक्शन है. ये कैसे हो रहा है? विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. ये फॉर्म होने के लिए हीट एंड लाइट एनर्जी लिबरेट होती है बच्चों. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यू नीड इट. ओके, हीट और लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है यहाँ पर. सो आपको ये समझना होगा कि इसी कंपोजिशन में ही पानी हर जगह पाया जाएगा. इसीलिए हम इसे कंपाउंड कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? कंपाउंड. अभी आपको एक सवाल पूछना चाहिए, मैम हम 2 और मोर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और वो फिक्स प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं कंपाउंड. क्या कह रहे हैं? कंपाउंड. अगर हम अपनी मर्जी से करें तो क्या आप अपनी मर्जी से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ऐसे अपनी मर्जी से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. ये बात आपको समझनी होगी. जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, उसी फॉर्म में अब हम बात कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे हमारे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा वही रहेगा. इज इट क्लियर? चलिए आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज. बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं H2O फॉर्म होने के लिए, पर एक्चुअल में देखा जाए तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो एक लिक्विड है. क्या है बच्चों? लिक्विड है. और वो H2O किसी भी तरीके से गैस की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करता. जब वो पार्टिसिपेट किए रिएक्शन में और प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद बिल्कुल भी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही है. ये बात यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टेबल गैस, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट द कंपाउंड एक्सटिंग्विशेस फायर. देखिए, ऑक्सीजन सपोर्टर है आग की, हाँ है ना. हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल गैस है, कंबशन होता है जिसमें, है ना. बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कंबशन, राइट. अब
ऐसा देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज किसी न किसी तरह आग को सपोर्ट ही कर रही है, पर जब पानी बन जाता है, H2O बन जाता है, तो वही यूज होता है पानी आग को रोकने के लिए, आग की पावर को कम करने के लिए हम पानी यूज करते हैं कि नहीं। देखिए अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं और मिलने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हो जाती हैं, यही समझाने की कोशिश की जा रही है। सो आई होप स्टूडेंट्स नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई इज वाटर कंसिडर्ड एज ए कंपाउंड। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है। बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है, पानी क्या है, एटम है? बिल्कुल नहीं है। मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, और अगर कंपाउंड है तो क्यों है? इस सवाल का जवाब मिल गया है बच्चों आपको। बहुत बढ़िया। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई वाटर इज कंसिडर्ड एज ए कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, हमने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है, हमने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। एलिमेंट भी जान लिया हमने, कंपाउंड भी जान लिया, हाँ है ना। सो मैटर वाज क्लासिफाइड फर्स्टली इनटू व्हाट वाज इट, बताइए, प्योर सब्सटेंस एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को भी देख लिया और कंपाउंड क्या होता है ये भी जान लिया। तो अब बारी है हमारे क्लासिफिकेशन में राइट साइड आने की। क्लासिफिकेशन में राइट हैंड साइड में था इम्प्योर सब्सटेंस। क्या था बच्चों? इम्प्योर सब्सटेंस। इसी इम्प्योर सब्सटेंस को कहते हैं मिक्सचर। क्या कहेंगे हम? मिक्सचर। बेटा वर्ड ही है, साफ साफ नजर आ रहा है, मिक्सचर मतलब मिलावट हो गई है। ओके, वन और मोर सब्सटेंस, जैसे ही एक और सब्सटेंस ऐड कर दिया वो मिक्सचर बन गया। एक अकेला था तब तक प्योर सब्सटेंस था, जैसे ही कोई मिलावट हुई तो वो बन जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर बच्चों, कोई भी एक से ज्यादा चीज मिलेगी वो मिक्सचर बन जाएगा। समझ गए हो ये बात? इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर हम मिक्सचर को क्लासिफाई करें तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू। व्हाट आर दे? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? अब हम जानेंगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, फर्क क्या है। इसको जानने के लिए सबसे पहले बच्चों मिक्सचर एक ही सेकंड में आसान हो जाएगा आपके लिए, और मैं एग्जाम्पल दूंगी तो चीजें आसान हो जाएंगी। मिक्सचर का एग्जाम्पल हम चाय ले सकते हैं। चाय में कितनी अलग अलग चीजें मिक्स होती है तब जाके एक नया प्रोडक्ट बनता है, राइट। यू कैन टेक अ लेमनेड, अ मिक्सचर ऑफ लाइक भुजिया, खाने वाली भुजिया भी एक एग्जाम्पल है मिक्सचर का। साफ साफ नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है ना उसमें। सो मिक्सचर बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं। एक तरीका है होमोजीनियस, दूसरा तरीका है हेट्रोजीनियस। सो इन दोनों में फर्क पता होना बहुत जरूरी है। करें फर्क को पता? चलिए फिर, बहुत आसान है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। मैंने आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए देखिए इस इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में देखिए सब कुछ ब्लू और रेड अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग सब्सटेंसेस है जो मिल गए हैं। ओके, जब ये अलग अलग सब्सटेंसेस मिल गए तो देखिए जरा, पता ही नहीं चल रहा, सब अच्छे से मिक्स हो गया है यहाँ पर। हेट्रोजीनियस में देखिए अलग अलग साफ नजर आ रहे हैं, लाल वाले ऊपर और ये ब्लूइश ग्रीन कलर जो है ये नीचे। यही मतलब है, होमोजीनियस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, पर हेट्रोजीनियस में प्रॉपरली कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, वो अलग अलग सेपरेटली नजर आते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। समझ गए हैं आप ये बात? एग्जाम्पल दूंगी तो और आसान हो जाएगा आपको। अगर आप पानी में चीनी मिलाएं, ओके, शुगर सॉल्यूशन बना दिया, तो कितनी आसानी से पानी में चीनी मिक्स हो जाएगी। और अगर हम पानी में मिट्टी को मिलाएं तो बताइए मिट्टी नजर आएगी ना साफ साफ? वही तो बच्चों, तो जब साफ साफ अलग होती हुई चीजें नजर आ रही हो तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और जब अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। समझ गए हैं आप? इस एक पिक्चर से बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अब डिफरेंसेस फॉर्म में भी जान लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जरूर ये सवाल आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत जरूरी सवाल है बच्चों ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, इसीलिए प्रेजेंट कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है। देखिए डिफरेंसेस टेबल के थ्रू आप इसको मेंशन करोगे, दोनों तरफ, एक तरफ होमोजीनियस एक तरफ हेट्रोजीनियस, सेपरेट करिएगा पेज को और फिर पॉइंट वाइज उनका फर्क आपको लिखना है। पहला पॉइंट क्या है देखिएगा, सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। होमोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होंगे अच्छे से कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। देखिए द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट, जो सब्सटेंसेस मिला रहे हैं ना हम उस मिक्सचर में वो अलग अलग नजर आएंगे, दे रिमेन सेपरेट। पहला फर्क इजी है, समझ गए हो। दूसरा वाला देख लेते हैं फिर। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास।
उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगी। ऐसा नहीं है कि पहले 1 फिर 10 फिर 1 फिर 9 फिर 8 5, ऐसे नहीं, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होगी बांस की, अच्छे से दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी बच्चों, समझ गए हैं ये बात आप? एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं हमें, जब भी कोई आंसर लिखें जिसमें डिफरेंसेस फॉर्म में हम लिख रहे हो तो एक पॉइंट तो हमेशा उनके एग्जाम्पल्स ही हो सकते हैं, राइट? तो होमोजीनियस के एग्जाम्पल देखिएगा, शुगर सॉल्यूशन, मैंने जैसे आपको बताया, सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, माजा, फैंटा, जो भी आप पीना चाहें, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनमें भी बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं और वो नज़र भी नहीं आती, मानते हो कि नहीं? हेट्रोजीनियस की बात करें अगर हम, ब्लड, वुड, मिल्क, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। आप साफ साफ थोड़ा सा फ़र्क उनमें मेंशन कर सकते हो, देख सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क पता चल गया है? बहुत ज़रूरी सवाल है ये एग्ज़ाम में। बहुत बच्चों का एक सवाल है और वो सवाल ये है कि मैम ये जो मिक्सचर है इसके बारे में तो हमने समझ लिया, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर, ओके, मिक्सचर के टाइप्स भी हमने देख लिए। पर मेरा सवाल ये है कि क्या आप जानते हो एयर, हवा जो हमारे आसपास पाई जाती है, ये हवा एक मिक्सचर है या नहीं? इज एयर कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर? इफ यस देन व्हाई? हम यहाँ बात करेंगे रीजंस फॉर कंसिडरिंग एयर एज ए मिक्सचर। एयर को मिक्सचर क्यों कहा जाता है? यू ऑल गाइज नो, हमने बहुत छोटी क्लासेस में सीख लिया होगा आपने, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हो रखी हैं, कौन सी गैसेस है वो जानते हो आप? सोचिए ज़रा, बताइएगा मुझे, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, कौन सी अलग अलग गैसेस कंबाइन होती हैं एयर को फॉर्म करने के लिए, सोचिए। चलिए अब इस बात को समझते हैं और हम ये बताते हैं कि एयर हर जगह उसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती बच्चों। कंपाउंड में फिक्स्ड कंपोजिशन थी पर मिक्सचर में फिक्स नहीं होती। कभी कोई गैस ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो कंपोजिशन बदल जाएगी ना, यही यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है। सी, composition of air is not the same at all places. The percentage of oxygen decreases in the air at higher altitudes. आप सभी ये बात जानते हो, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा, तो फिर कॉम्पोजिशन भी बदल गई एयर की। एग्जाम्पल देखिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने आपको जाना है, तो क्या आप ऑक्सीजन सिलेंडर साथ नहीं ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे। क्यों ले जा रहे हैं हम? इसीलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा। तो जो यहाँ पर अर्थ पे नीचे हमारे धरती पे जो कॉम्पोजिशन है ना एयर की, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, उसकी कॉम्पोजिशन बदल जाती है। समझ गए हैं ये बात आप? वेरी गुड। Similarly, the air in industrial areas has more amount of carbon dioxide gas and other polluting gases as compared to the countryside. जहाँ आपका घर है वहाँ पर एयर में CO2 कम पाया जाएगा, पर जहाँ केमिकल फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ धुएंधार होती है। दिल्ली का आप जानते ही हो कितनी पोल्यूटेड सिटी है बच्चों। फ़र्क होता है गांव में और शहर में। गांव में कब गैस में धुआं, मतलब अलग अलग पोल्यूटेंट्स होते हैं हमारे एयर में, अलग अलग गैसेस के फॉर्म में। जहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या फिर बहुत ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना हो, राइट, तो वहाँ पर ऑब्वियसली पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर CO2 गैस ज़्यादा पाई जाती है। समझ रहे हो बात? तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बदल गया कि नहीं? इसीलिए हम इसे मिक्सचर कह रहे हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं है। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज नॉट फिक्स्ड एवरीवेयर। हमेशा एक जगह पे एक, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एयर हमेशा हर जगह फिक्स कॉम्पोजिशन में रहे। समझ गए हो ये बात? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। बच्चों, जैसे हमने कहा था कि कंपाउंड्स को जो अगर हम फिजिकली अलग करना चाहें, जैसे पानी को हम फिजिकली अलग करना चाहें नहीं हो सकता, पर हाँ एयर को, किसी मिक्सचर को अगर हम फिजिकली अलग करना चाहें तो हो सकता है। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। इट कैन बी डन बाय फिजिकल मेथड सच एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे बच्चों आगे आने वाले क्लासेस में। जब हम सेपरेशन टेक्निक्स की बात करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, एयर कैन बी सेपरेटेड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी ज़रूरी पॉइंट है, ज़रूरी सवाल है। ये सवाल इंटरनल में भी आ सकता है और एक 5 मार्क क्वेश्चन के थ्रू भी आ सकता है। इंटरनल वाली पॉइंट मैंने अब आपको बता दी है, आगे आने वाली क्लासेस में पूरा डिटेल में आपको
समझाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। चलिए अब आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट हम देखते हैं। ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर रिटेन्स इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो रिजल्ट आने के बाद बदल गया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आफ्टर बिकमिंग वाटर दे वर डिफरेंट, राइट। उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, पर यहाँ पर मैच करेंगी। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं रिएक्टेंट साइड वो जरूर मैच करेंगी, यही यहाँ कहने की कोशिश की जा रही। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड लो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। समझे आप इस बात को? ओके, सो जो CO2 गैस की खास बात है वो यहाँ पर नजर आ रही है, ऑक्सीजन गैस की नजर आ रही है, कार्बन ऑक्सीजन की खास बात है वो पता चल रहा है हमें। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच कर रही हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ग्रेट। देन अब अगर ये बात समझ ही गए हो तो बहुत आसानी से ये बात भी समझ जाओगे आप। नो केमिकल एक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मिक्स्ड। Thus no heat or light energy is evolved or absorbed. कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स हो रहे हैं। हवा में अपने आप ही मिक्स हो गया हो, कोई कुछ खास केमिकल रिएक्शन नहीं है वहाँ पर, जो कहने की कोशिश यहाँ की जा रही है। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात अच्छे से आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब एयर के जो कॉम्पोनेंट्स वो मिक्स होते हैं कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिक्स नहीं होते, अपने आप होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, इसीलिए हम इसे मिक्सचर कह रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आज की क्लास 9th की 2nd चैप्टर की फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको मज़ा बड़ा आया होगा। हमने बहुत आसानी से मैटर के क्लासिफिकेशन को जाना है। क्या है बच्चों? मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2। व्हाट आर दिस बेसिक क्लासिफिकेशन? क्या है बताइएगा ज़रा। यहाँ पर है प्योर सब्सटेंस एंड द अदर वन इज इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इम्प्योर सब्सटेंस जिसे हम कह रहे हैं, जिसका नाम एक और इम्प्योर सब्सटेंस को हम कह सकते हैं मिक्सचर। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। चलिए अब ये जान ही गए हो तो प्योर सब्सटेंस को कैसे और हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने डिटेल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन भी जानी है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बच्चों यहाँ पे जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स की बात हो रही है, इसके बारे में चिंता मत कीजिएगा। अगला चैप्टर जो क्लास 10th का आ रहा है, जब आप 10th में आओगे तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स इनके बारे में ज़रूर आगे सीखोगे। ओके 8th पे आप ऑलरेडी कुछ जानकारी ले चुके हो। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों ये कॉन्सेप्ट। क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम का चैप्टर आएगा, तब भी आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। अच्छा है, इस बहाने आपका वो रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, फिर हमने यहाँ पे मिक्सचर की बात की। मिक्सचर में भी हमने क्लासिफाई कर लिया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, राइट स्टूडेंट्स? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इन सभी को हमने क्लासिफाई किया बच्चों, और हमने कुछ सवालों के जवाब दिए कि वाटर एक कंपाउंड क्यों है। Why is water considered and regarded as a compound? Why is air considered as a mixture? ये एक सवाल है जिसका जवाब हमने डिटेल में विथ प्रॉपर्टीज, विथ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वी हैव अंडरस्टूड। सो बच्चों, मुझे आज बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। आई होप यू ऑल्सो हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, इन सभी वर्ड्स के, इन टर्म्स के मतलब आप जान चुके होंगे। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी जाके आगे आने वाली क्लासेस समझ आएंगी बच्चों। सो एक एक चीज़ को बारीकी से आपने नोट कर लिया होगा। कॉन्सेप्चुअली चीज़ें अब आपको समझ आ गई हैं क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप वेटिंग, कीप एंजॉइंग। अगले लेक्चर में हम और चीज़ें सीखने वाले हैं इसके बारे में। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आपको एक एक चीज़ नोट करवाई है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़रूरी है। कुछ इंटरनल क्वेश्चंस भी मार्क करवाए हैं बच्चों, तो डिटेल में इन्हें लिख लीजिएगा आप, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो आज की क्लास में बहुत मज़ा आया। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए ज़रूर आज जो किया है उसको रिवाइज करना। इन टर्म्स का मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है?
सो चलिए फिर मिलते हैं हमारी अगली क्लास में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग, हैव फन. थैंक यू सो मच बच्चों. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.